दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में इस वीडियो में आप पढ़ेंगे आधुनिक भारत एवं राज व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रिटिश कालीन भारत के राजलेख और अधिनियम। इसमें हम ब्रिटिश काल के दौरान शासन संचालन के लिए निर्मित प्रमुख अधिनियम और आयोगों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ब्रिटिश कालीन भारत के प्रमुख राजलेख और अधिनियम। सबसे पहले इसमें हम कंपनी के अधीन राजलेख 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई थी और इसी अधिनियम यानी 1773 के अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और इसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी और इस कोर्ट के अंतर्गत जो अधिकारिता थी वो सिविल, आपराधिक, नौसेना और धार्मिक मामलों में अधिकारिता थी। और दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था। आप जान लीजिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। तो याद रखिएगा, एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। अब आइए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था इसके द्वारा कंपनी का व्यापारिक और जो राजनीतिक कार्यकलाप था उसको अलग अलग कर दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग किया गया और इसी एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और इसके सदस्यों की नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट द्वारा किए जाने की व्यवस्था की गई। तो ये प्रावधान 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के थे। 1813 के राजलेख के बारे में जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। 1813 का राजलेख। दोस्तों, 1813 के जो चार्टर एक्ट था इसके द्वारा कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई और कंपनी का जो भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ इसके अंतर्गत ये व्यवस्था हो गई कि सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत में व्यापार करने की छूट मिल गई। पहले जो भारत या ईस्ट इंडिया के देशों के साथ जो पूर्वी देश थे उनके साथ जो व्यापार करने का एक अधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को था, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जब व्यापारिक एक अधिकार कंपनी के समाप्त हुए तो सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत में व्यापार करने की छूट मिल गई। और आप जान लीजिए, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का अनुमोदन ब्रिटिश संसद से किया जाना अनिवार्य कर दिया गया 1813 के राजलेख के द्वारा। 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें जो प्रमुख प्रावधान थे उनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य यानी लॉ मेंबर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। देश के शासन का केंद्रीकरण 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा किया गया और भारतीय विधियों के संहिताकरण करने के लिए प्रथम विधि आयोग गठित किया गया था और इसमें ये व्यवस्था की गई कि कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए निरर्ह या जो है अनर्ह नहीं समझा जाएगा। तो ये था 1833 के चार्टर एक्ट के प्रमुख प्रावधान।
अब आइए जानते हैं 1853 के राजलेख से संबंधित प्रावधानों को। दोस्तों 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा कार्यपालिका और विधायी शक्तियों का पृथक्करण किया गया। 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई और बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब इसके बाद जो अधिनियम थे वो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए। इसमें सबसे पहला भारत सरकार अधिनियम 1858 है। दोस्तों 1858 के भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को जानते हैं। तो भारत का जो शासन था पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, लेकिन इस अधिनियम यानी भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा जो भारत का शासन था वो कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त हो गया और इस अधिनियम यानी 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष भारत के राज्य सचिव इनका प्रावधान किया गया और राज्य सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। तो आपने जान लिया 1858 के भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को। इसके बाद है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो आप जान लीजिए दोस्तों 1861 के भारत परिषद अधिनियम में विधि बनाने के कार्य में भारतीयों का सहयोग, ये इस बात पर जो है प्रावधान किया गया। प्रांतीय विधानसभाओं को विधि बनाने का अधिकार दिया गया और केंद्रीय विधानमंडल की सदस्य संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 किए जाने का प्रावधान भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत किया गया। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को जान लेते हैं। तो दोस्तों 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट जो होता था उस पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया और 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव डाली गई। अब आइए भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको कि मार्लेमिंटो अधिनियम या मार्लेमिंटो सुधार कहा जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1909 यानी मार्लेमिंटो सुधार के द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। केंद्रीय विधानसभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 60 हो गई। निर्वाचक मंडल की 3 श्रेणियां सामान्य निर्वाचक, वर्गीय निर्वाचक और विशिष्ट निर्वाचक बनाए गए और सदस्यों को लोकहित के विषयों पर चर्चा करने का अधिकार भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा दिया गया। अब आइए इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है, इसके बारे में प्रमुख प्रावधानों को देखते हैं। दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। इसके अलावा 1919 के एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन, रक्षित और हस्तांतरित विषयों की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन विधानसभा जिसमें 134 सदस्य और राज्य परिषद जिसमें 60 सदस्य होते थे, इनकी व्यवस्था की गई भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसके बाद एक प्रमुख कमीशन है साइमन कमीशन। ये 1927 में गठित किया गया था और इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे और इस कमीशन में अध्यक्ष सहित सभी 7 सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए इसको व्हाइट मेंस कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन ने अपने जो सुझाव दिए उसमें प्रांतों में प्रतिनिधि सरकार, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों का परिसंघ बनाने, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति की बात जो है वो साइमन कमीशन के द्वारा किया गया। इसके बाद आइए जानते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम रहा है और ये ब्रिटिश कालीन भारत में सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख अधिनियम रहा, जिसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए। इसमें भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की बात कही गई, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों के विभाजन के संबंध में, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ का निर्माण, संघीय न्यायालय की स्थापना जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मोरिस ग्वेयर थे,
केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना और इसमें प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। और आप जान लीजिए केंद्र में 2 सदनीय विधानमंडल, विधानसभा में 375 सदस्य और राज्य परिषद में 260 सदस्यों की व्यवस्था की गई। और इसी अधिनियम के तहत प्रांत में 2 सदनीय विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद के गठन करने का प्रावधान किया गया। अब आइए एक महत्वपूर्ण मिशन क्रिप्स मिशन के बारे में जान लेते हैं जो 1942 में गठित हुआ था। दोस्तों, क्रिप्स मिशन 1942 में गठित हुआ था जिसके अध्यक्ष स्टीफर्ड क्रिप्स थे। और संविधान सभा के गठन और संविधान सभा में भारतीय राजनयिक के प्रतिनिधि की बात क्रिप्स मिशन में की गई। और क्रिप्स मिशन के द्वारा भारत को डोमिनियन का दर्जा दिए जाने की बात की गई और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। रियासतों को स्वतंत्र होने या भारत में शामिल होने का अधिकार क्रिप्स मिशन के द्वारा दिए गए सुझावों में शामिल था। अब आइए एक महत्वपूर्ण कैबिनेट मिशन के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन का गठन 1946 में किया गया। इसमें 3 सदस्य थे ब्रिटिश कैबिनेट के, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। और ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर एक संघ की स्थापना की बात इसके द्वारा की गई। और भारत पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता की समाप्ति, रियासतों को संघ में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की छूट और अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा का निर्वाचन, ये आप जान लीजिए कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा ये सभी जो है प्रावधान किए गए थे। अब आइए अंतिम अधिनियम जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अध्यारोपित किया गया था, ये था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आप जान लीजिए कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा की गई। प्रत्येक अधिराज्य में इंग्लैंड के सम्राट द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई। दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। और 14 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा और भारत का राज्य सचिव का पद समाप्त किया गया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए इसमें शॉर्ट में हमने ब्रिटिश कालीन भारत के प्रमुख राजलेख, अधिनियम और आयोगों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों, उनमें निहित प्रावधानों के बारे में पढ़ा जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन तथ्यों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।